नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के पाठ ल्हासा की ओर का सारांश करेंगे, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें राहुल सांकृत्यायन ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। जो यात्रा उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा करने की अनुमति नहीं होती थी, इसलिए लेखक ने यह यात्रा एक भिखमंगे के वेश में की थी। उन्होंने यह यात्रा तब की थी जब फरीकडिंग का रास्ता नहीं बना था। उस समय नेपाल तिब्बत मार्ग ही वहां पहुंचने का एकमात्र रास्ता था और पहले भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से होता था। व्यापारिक मार्ग के साथ साथ यह उस समय एक सैनिक मार्ग भी था। आज भी वहां पर अनेक चौकियां और किले बने हुए हैं। यहाँ कभी पहले चीनी सेना रहा करती थी। आज कुछ किले जर्जर हालत में हैं, कुछ गिर गए हैं और कुछ में वहां पर रहने वाले किसानों ने अपना कब्जा कर लिया है। उन्हीं में से एक किले पर लेखक वहां चाय पीने के लिए रुका, जिसे वो परित्यक्त चीनी किला बताता है। परित्यक्त अर्थात त्याग दिया गया, कि जहां पहले चीनी सेना रहती थी अब वो वहां नहीं रहती, कि उन्होंने वो किस किले का त्याग कर दिया, उसे छोड़ दिया। इस यात्रा के दौरान लेखक ने तिब्बत के सामाजिक जीवन को भी देखा और जाना। उन्होंने देखा कि वहां पर जाति पाति और छुआछूत नहीं थी। वहां की स्त्रियां पर्दा भी नहीं करती थीं। वहां कोई भी अपरिचित व्यक्ति उनके घरों के अंदर तक जा सकता था और उस अपरिचित व्यक्ति के कहने पर उस घर की स्त्रियां उसे चाय बनाकर ला देती थीं। वहां पर जो निम्न श्रेणी के कि जो निचले स्तर के भिखमंगे होते थे, भीख मांगने वाले होते थे, उन्हें ही घरों के अंदर प्रवेश की आज्ञा नहीं थी। नहीं तो वहां किसी भी अपरिचित व्यक्ति को, यात्री को अपने चाय पाने के लिए किसी तरह की असुविधा नहीं होती थी, क्योंकि वो अपनी झोली में से सामान निकाल कर दे देता था और उस घर में रहने वाली, चाहे वो सास हो या बहू हो, कोई किसी से भी चाय बनवा कर वो पी सकता था। लेखक बताता है कि वहाँ की चाय में और हम भारतीयों की चाय में कुछ अंतर होता है। वहाँ सोडा और मक्खन नमक मिलाकर चाय बनाई जाती थी और वह चाय चोंडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बनाकर मिट्टी के एक टोटीदार बर्तन में ही दिया जाता था। अब लेखक को वहाँ की स्थिति भारत की सामाजिक स्थिति से अच्छी लगी, क्योंकि उसने देखा कि वहाँ पर तो जाति पाति छुआछूत जैसी कोई सामाजिक बुराई नहीं है और घर को खुला छोड़ देते हैं तब भी, और वहाँ जो रहने वाले हैं वो अपरिचितों के लिए चाय कॉफ़ी जैसी सुविधाएं उन्हें आसानी से उपलब्ध करवा देते हैं। इसके विपरीत भारत में जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कई सामाजिक बुराइयां हैं। अब लेखक जब वहाँ से चाय पीकर चला तो वहाँ एक आदमी आकर उससे राहदारी मांगने लगा। राहदारी अर्थात राह के लिए दिया जाने वाला कर, कि यात्रा कर जो लगता था कि तिब्बत में जाने के लिए पुल से नदी पार करनी होती थी, तो उसके लिए पहले अनुमति लेनी पड़ती थी और उस अनुमति पत्र पर मजिस्ट्रेट खुद अपने हाथों से साइन करता था, उसका लिखा हुआ वो होता था और उस चिट को, उस राहदारी को दिखाकर ही वहाँ पर प्रवेश की आज्ञा प्राप्त होती थी। और लेखक उस यात्रा पर अकेले नहीं गया था, वो वहाँ पर रहने वाले अपने एक मित्र जिसका नाम सुमिति था उसके साथ वहाँ गया था, क्योंकि सुमिति की जान पहचान वहाँ थी। तो उस जान पहचान का उसे इतना फ़ायदा मिला कि वहाँ पर उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। तो लेखक कहता है कि वहाँ पर जान पहचान का बहुत महत्व है। इससे पिछली बार जब वो वहाँ पर यात्रा करने के लिए आया था तो उस समय वो भद्र के वेश में था, कि एक सज्जन पुरुष के वेश में था, लेकिन इसके बाद भी उसे वहाँ रहने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली थी। और इस बार जबकि वो एक भिखारी के वेश में आया था
तब भी उसे रहने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल गई। तो उसे लगता है कि शायद ये सुमिति की जान पहचान का ही फायदा उसे हुआ था, जिसके कारण रहने के लिए इतनी अच्छी जगह उन्हें प्राप्त हुई। वहाँ से लेखक और उसके मित्र ने सबसे विकट डांडा तोड़ला की यात्रा करने के लिए वो चले। तो डांडा तोड़ला जब उन्हें पार करना था, डांडा होता है ऊंची समतल जमीन और तोड़ला तिब्बती सीमा का एक स्थान है जो तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह में से एक है। और वो एक सुनसान स्थान है। उसके दोनों तरफ 16-17 हजार फीट ऊंचे पहाड़ हैं और नदियों और पहाड़ों के मोड़ के कारण दूर दराज तक वहाँ मनुष्यों के दर्शन ही नहीं होते, कि दूर दूर तक कोई भी मनुष्य इंसान वहाँ नजर नहीं आते। और वो क्योंकि निर्जन स्थान है तो वहाँ पर डाकुओं का प्रभुत्व है। नदियों के मोड़ होने के कारण और पहाड़ों के कारण वहाँ दूर तक आदमी नहीं दिखाई देते, इसलिए डाकुओं के लिए वो सबसे अधिक सुरक्षित स्थल माना जाता है कि वहाँ डाकू आसानी से अपने लूट मार के कार्य को पूरा कर लेते हैं। क्योंकि उस समय तिब्बत में हथियारों का कानून भी नहीं था और लोग अपने पास हथियार इस तरह रखते थे, उनके पास बंदूक पिस्तौल इस तरह होती थी जैसे कि लाठियाँ, कि उनकी तुलना सिर्फ लाठियों के समान ही मानी जाती थी, कि जैसे हम लोग लाठी रखते हैं वहाँ पर उस समय सब किसी के भी पास बंदूक पिस्तौल हो सकती थी। इसलिए वहाँ खून बहुत आसानी से हो जाते थे। डाकू खुद भी डरते थे कि वो जब देखते थे कि कोई आदमी आ रहा है और उससे लूटने से पहले वो पहले उसे मारते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ऐसा ना हो इनके पास भी बंदूकें हों। तो वो अपनी जान की सुरक्षा के लिए पहले उस आदमी को मार डालते थे और फिर वहाँ पर जाकर माल लूटते थे। अब हथियारों का कानून तो था ही नहीं, वहाँ की सरकार पुलिस पर भी खर्चा नहीं करती थी, कि अगर इतनी आसानी से वहाँ खून हो जाया करते थे कि उनके होने के बाद भी उनके लिए कोई इंक्वायरी ये सब नहीं हुआ करती थी। और शायद यही कारण था कि डाकुओं के डर से ही लेखक और उसका साथी सुमिति उन दोनों ने ही भिकमंगे के वेश में वहाँ पर यात्रा की थी, क्योंकि उनके ऐसे वेश को देखकर डाकू भी यही समझेंगे कि इन जैसे भीख मांगने वालों के पास ऐसा माल होगा ही नहीं कि जिसे वो लूट सकें। और जहाँ वो देखते थे कि कुछ भी ऐसी आशंका है, जब उन्हें शक होता था कि शायद सामने से आने वाले ये डाकू ना हो, तो वो अपनी टोपियाँ उतार कर और दया दया करके उसमें अपनी टोपी में भीख मांगने लगते थे। लेखक का अगला पड़ाव यानी जहाँ वो उन्हें आगे जाना था, वो वहाँ से 16-17 मील की दूरी पर था। और क्योंकि पहाड़ी चढ़ाई थी और लेखक के पास सामान भी था, क्योंकि वो यात्रा पर निकला था तो उसके पास सामान भी था, तो उनको लगा कि पैदल चलना बहुत मुश्किल है। इसलिए लेखक तथा उसके साथियों ने वहाँ से आगे जाने के लिए घोड़े पर सवारी करने का सोचा, उसका निर्णय उन्होंने लिया और उन्होंने अपने लिए घोड़े कर लिए। और वो दोपहर तक उन घोड़ों पर चढ़ते हुए जाकर वो डांडे नामक स्थान पर पहुँचे, जो कि 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर था। और वहाँ का वातावरण बहुत सुंदर था, क्योंकि दोनों ओर हिमालय के शिखर जो थे वो थे। कुछ पहाड़ों पर तो बर्फ इतनी ज़्यादा लदी हुई थी कि वो बर्फ़ के पहाड़ ही नज़र आ रहे थे, और कुछ पर ना बर्फ़ थी और ना ही हरियाली थी, कि वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो बिल्कुल इन सब चीज़ों से रहित हों, क्योंकि वहाँ ना बर्फ़ थी और ना हरियाली। और वहीं उस पहाड़ पर सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जिसे कि बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। उसकी सजावट में पत्थरों, सींगों तथा रंग बिरंगी झंडियाँ लगाई गई थी और इन पर रंगीन कपड़ों का प्रयोग किया गया था। अब जब वहाँ से उतरने का कि वापस जाने का समय आया, तब उस उतराई पर चलते हुए लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया। वो उनसे अलग हट गया, बिछड़ गया। और क्योंकि आगे जाने वाले रास्ते दो थे और लेखक जो था वो थोड़ा, उसका घोड़ा सुस्त था कि वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चल रहा था, जिसके कारण उसके जो साथी थे वो तो उससे आगे निकल गए और लेखक
काफ़ी पीछे रह गया। जब वो 1.5 मील के आसपास चला गया तो उसने वहाँ जाकर देखा कि वो तो रास्ता भटक गया है और वो गलत रास्ते पर आ गया है। तो वो वहाँ से फिर वापस आया और जब वो नीचे पहुँचा उस समय उसका साथी सुमिति उसका इंतज़ार कर रहा था और वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसको बहुत समय उसके इंतज़ार में लगाना पड़ा था। और वो कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने चाय बनाकर रखी थी और तुम इतना देर से आए कि मुझे उस चाय को बार-बार तुम्हारे लिए गर्म करने में 2-3 टोकरी मैंने कंडे फूँक डाले। कंडे होते हैं जो जो बनाए जाते हैं उपले और उनका प्रयोग करते हैं। उस समय जो प्रयोग होता था उस समय वो ईंधन के रूप में होता था क्योंकि उस समय ये गैस की इनकी सुविधा तो प्राप्त नहीं थी। तो उस समय इनका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता था। और लेखक द्वारा ये बताने पर कि वो रास्ता भूल गया था तो उसका गुस्सा तब शांत हुआ। इसके बाद उन्होंने फिर से यात्रा आरंभ की और वो टिहरी के विशाल मैदान में पहुंच गए और वहाँ चारों ओर पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ थी। विशाल बहुत बड़ा मैदान था और उसके भीतर जो उसके अंदर एक पहाड़ी थी जिसका नाम था टिहरी समाधि गिरी। अब वहाँ पहुँचने पर लेखक के मित्र ने जिसका नाम सुमिति था उसने वहाँ क्योंकि वो एक बौद्ध भिक्षु था वो एक तो वो अपने यजमानों से मिलना चाहता था कि जो उसके जिनके लिए वो मंत्रों से मंत्र पढ़कर जो गंडे बनाए जाते हैं कपड़े का बना होता है वो गंडा वो लेकर आया था। तो वो उनसे मिलने के लिए कि अपने यजमानों को उन गंडों को देने के लिए वहाँ जाना चाहता था। लेकिन लेखक नहीं चाहता था कि वो वहाँ जाए क्योंकि उसको ये डर था कि अगर वो वहाँ चला गया तो वो आने में कई दिन लगा देगा जिसके कारण लेखक की जो यात्रा है वो बीच में ही रह जाएगी, वो समय से पूरी नहीं हो पाएगी। तो उसने उसे पैसे का लालच देकर कि मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा या मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा उसको वहाँ अपने यजमानों के पास जाने से रोक दिया। वो वहाँ से निकलकर अपने अगले पड़ाव की तरफ चले और सुबह से वो पहले तो भार वाहक को ढूंढते रहे कि भार उठाने वाला बोझ उठाने वाला जिसे हम कुली भी कह सकते हैं। लेकिन जब वो नहीं मिला तो लेखक और सुमिति अपने आप ही सुबह 10 से 11 बजे के करीब वहाँ से निकले और उस समय तक वहाँ क्योंकि वहाँ का वातावरण ऐसा था कि उस समय बहुत कड़ी धूप निकल जाती थी और 2 बजे के करीब धूप के कारण तो ऐसा लगता था जैसे कि शरीर जलने लग जाता है। तो उस समय वो क्योंकि 10-11 बजे चले थे और धूप धीरे धीरे करके बहुत तेज़ होती जा रही थी तो ऐसा लग रहा था उनको कि धूप के कारण माथा तो जलता था और पीछे की तरफ कंधा जैसे ठंड के कारण बर्फ की तरह ही ठंडा होता जा रहा था। इसी तरह से धूप से बचने के लिए सिर पर कपड़ा ढककर वो आगे चले और पहुंच गए वो शेखर विहार में। वहाँ की जो ज़मीन थी तिब्बत की वो छोटे छोटे जागीरों में बटी हुई थी और इन जागीरों का जो हिस्सा था वो ज़्यादा हिस्सा मठों के विहारों के हाथ में था। हर जागीरदार को जो है मजदूर आसानी से मिल जाते थे और वो उनसे काम कराने के बदले उन्हें पैसे भी नहीं देते थे कि उन्हें बेकार में कि फ्री में उन्हें वो मजदूर मिल जाते थे क्योंकि खेती का प्रबंध कोई भिक्षु करता था और जिसे वो आदर सम्मान उसी प्रकार देते थे जैसे कि किसी राजा को। लेखक को वहाँ भिक्षु नम से मिला। लेखक यद्यपि वहाँ गया था तो भिखमंगे के वेश में था तब भी उन्होंने उसके वस्त्रों की तरफ ध्यान न देकर वो उसे बड़े प्रेम से मिले। फिर वो उन्हें एक बौद्ध मंदिर लेकर गए जिसमें कि बुद्ध के वचनों की अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थी कि उन्हें देखकर लेखक ने वहीं पर अपना आसन जमा लिया कि उनको पढ़ना चाहता था। वो मोटे मोटे अक्षरों में लिखी थी कि उनके जो अक्षर थे जो लिखा हुआ था उन पर वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था और एक एक पोथी कम से कम उसका वजन होगा 15-15 सेर। अब लेखक उन पुस्तकों को पढ़ना चाहता था तो उसने जहाँ की वो पहले सुमिति को उसके यजमानों के पास नहीं भेजना चाहता था और यहाँ आकर जब उसे लगा कि अब उसके पास
समय है उसे अपनी उन पुस्तकों को पढ़ना है जो हस्तलिखित पोथियां बुद्ध की रखी हुई हैं। वो उन्हें पढ़ना चाहता था, उनके वचन देखना चाहता था कि बुद्ध आखिर उन पोथियों में क्या कह रहे हैं। तो उन्हें पढ़ने के लिए उसे समय की आवश्यकता थी। तो उसने सुमिति को उसके यजमानों के पास जाने की आज्ञा दे दी। उसने कहा कि अब तुम अपने यजमानों से जाकर मिलकर आ सकते हो और तब तक मैं यहाँ पर बैठकर इन लिपियों को, इन पुस्तकों को पढ़ लूँगा। फिर लेखक ने उन पोथियों का अध्ययन किया और दूसरे दिन वो भिक्षु नमसे से विदाई लेकर अपने साथियों के साथ तिहरी गांव की ओर पैदल ही वहाँ से निकल गए। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने बताया है कि वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, कि वहाँ पर इस तरह की कोई कुप्रथा तो नहीं थी, लेकिन वहाँ के लोग शाम होते ही मदिरा पीकर मस्त हो जाते थे। और वहाँ जो थी ज़मीनें वो जागीरों में विभक्त थी और अधिकतर जागीरें मठों के अधीन हुआ करती थी उस समय। और जागीरों के जो मालिक हुआ करते थे वो खेती का प्रबंध तो स्वयं कराते थे और खेती करने के लिए उन्हें मजदूर फ्री में मिल जाते थे। बेगार में वो काम कराया करते थे, उसके बदले उन्हें कुछ भी, कोई पैसा, कोई मजदूरी नहीं दिया करते थे। और क्योंकि वो भिक्षु हुआ करते थे तो वहाँ के जागीरों के जो लोग थे, जो वहाँ रहने वाले थे, वो उनका उसी प्रकार सम्मान करते थे जैसे कि एक राजा का। और समाज में छुआछूत, जाति पाति जैसी कोई भी कुप्रथा उस समय प्रचलित नहीं थी। यहाँ तक कि अपरिचित व्यक्ति अगर वहाँ जाए तो उसको भी पूरा आदर सम्मान मिलता था। उसके खाने पीने की उसे कोई चिंता नहीं होती थी, वो किसी से भी अपना खाना बनवाकर खा सकता था। इसी तरह हमारे चैनल ज्ञानमाला से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।